प्लीज डियर फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो मैं स्टोरी बंद कर देती हूँ, लेकिन अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। तो चलिए अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तभी अंकित उसे बिठाते हुए ही बोला, अंडरस्को, तुझे क्यों इतनी जल्दी है मेरी वाली से मिलने की? अभी मैं उससे मिलकर ही आया हूँ तो अभी फिर से उसके पास नहीं जा सकता, समझा तू? चुपचाप बैठ जा, आगे कभी मौका मिला तो फिर मुलाकात करवा दूंगा। तभी दर्शित बोला, अंडरस्को, क्या तू भी बददींगा कहीं का? तभी अंकित बोला, हाँ अब सब छोड़ और काम करते हैं। फिर वह दोनों ही अपने काम में लग जाते हैं। वही सनाया आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसे का ऑर्डर आ चुका था दर्शित का कि शाम तक आश्वी उसके दर्शित विलमी में होनी चाहिए, और अब सनाया को अपना सर कहीं पर दीवार पर मारने का मन कर रहा था, या फिर दर्शित का मर्डर करने का। ऐसे ही शाम हो जाती है। अब शाम भी हो चुकी थी और सब लोग अपने अपने घर भी जा चुके थे, और सनाया अपने घर पर बैठी थी और वो उसके पास ही टेबल पर गन पड़ी थी और एक शराब का गिलास पड़ा हुआ था, जिसे वह शराब पी रही थी। वो कुछ सोचते हुए ही एक ही घूंट में पूरा गिलास भरकर शराब पी जाती है, और फिर वो गन लेकर अपने पीठ पीछे छुपाकर एक कोट अपने हाथ में लेकर वह आगे बढ़ जाती है। सनाया घर के बाहर जाती है और उसके बाद वही अपनी कार में बैठती है और अपनी कार स्टार्ट करती है। वही उसके पीछे ही वह 4 बॉडीगार्ड थी, वो भी दूसरी कार में बैठ जाते हैं और फिर वो कार स्टार्ट करके कहीं पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दर्शित अपने घर में सबके साथ बैठा डिनर कर रहा था। तभी उसके पापा धवल जी दर्शित को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को, शेर, तुझे खुशखबरी देनी थी। तभी इतना सुनते ही दर्शित खाना खाते हुए ही बोला, अंडरस्को, हाँ पापा बोले ना। तभी उसके पापा यानी कि धवल जी बोले, अंडरस्को, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड आने वाली है। इतना सुनते ही दर्शित खाना खाते खाते अटक जाता है और वह अपने पापा को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को, क्या सच में वो आने वाली है? वो तभी उसके पापा बोले, अंडरस्को, हाँ, 1-2 दिन में या फिर अगले कुछ दिनों के अंदर या अगले 5 दिनों के अंदर ही वह आने वाली है। किस दिन आएगी वह नहीं पता, और अमेरिका से आएगी तो वो यहाँ पर ही रहेगी हमारे साथ। दर्शित बोला, अंडरस्को, ये तो और भी अच्छी बात है। तभी धवल जी बोले, अंडरस्को, वह तेरे साथ बिजनेस भी करना चाहती हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, वह यहाँ पर रहेगी तो तुम दोनों साथ भी रह सकोगे, वैसे भी तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड जो हो। तभी दर्शित बोला, अंडरस्को, हाँ वह तो है ही। फिर इतना बोलकर वह खाना खाने लगता है। आखिर इसका ध्यान उसके पापा के बातों पर था ही नहीं, उसका ध्यान तो कहीं और ही था। उसका ध्यान आश्वी की तरफ था और उसे वह सोच रहा था कि सनाया अभी तक गई होगी या नहीं आश्वी को लेने के लिए। कब सनाया उसकी आश्वी को दर्शित विला में लेके आएगी? क्या सनाया उसकी आश्वी को लेकर पहुंच चुकी होगी? ये सब वह खाना खाते हुए ही सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ आश्रम की बाहर 2 कार्स जाकर रुकती है। ब्लैक कलर की वह कार आकर रुकती है और उसमें से सनाया और बॉडीगार्ड उतर जाते हैं, और वही सनाया उन चारों को देखते हुए ही बोली, अंडरस्को, तुम यहाँ पर रुको, मैं अभी आई। इतना बोलकर वह आगे बढ़ जाती है। वही सनाया चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए ही आगे उस आश्रम में जाकर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसके सामने अम्मा जी आ जाती है और वो बोली, अंडरस्को, बेटा तुम कौन हो? तभी सनाया अम्मा जी को देखते हुए बोली, रुपए अंडरस्को, वो मुझे आश्वी से मिलना था। इतना सुनते ही अम्मा जी हैरान होते हुए बोली, अंडरस्को, तुम क्या लगती हो उसकी? तुम्हें कभी देखा नहीं ना, तुम्हारे बारे में सुना है। तभी सनाया बोली, अंडरस्को, वह मैं उसकी कंपनी में काम करती हूँ। सनाया नाम है मेरा, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए आप उसे बुलाए प्लीज। वही अम्मा जी बोली, अंडरस्को, ठीक है बेटा। इतना बोलते हुए ही वो आश्वी को बुलाकर कुछ ही देर में लेकर आ जाते हैं। वही आश्वी आकर सामने देखती है तो सामने सनाया खड़ी थी। आश्वी सनाया को देखते ही पहचान गई और वह उसे देखने लगती है। वही आश्वी और नाक और गाल और आंखें हल्के लाल हो चुके थे रोने की वजह से। उसने बहुत बार अपने नाक और आंखों को रगड़ा था, जिस वजह से उसकी गोरे चेहरे पर सुर्ख लाली आ गई थी और वह देखने से ही मासूम खरगोश की तरह लग रही थी।
वही अम्मा जी बोली अंडरस्को बेटा तुम अपनी दोस्त से बातें कर लो, तब तक मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तभी स्नाया बोले अंडरस्को रहने दीजिए, आप परेशान ना हो। तभी अम्मा जी बोलिए अंडरस्को कैसे रहने दिया जाए, पहली बार यहाँ पर आई है तो आपके लिए खातिरदारी करनी तो बनती है ना। इतना बोलकर वह मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। वही सनाया बोली अंडरस्को क्या तुम पहचानती हो मुझे? तभी आशवी बोली अंडरस्को हाँ आपको देखा है ओबरॉय इंडस्ट्रीज में, शायद आप वहीं पर बड़े ओहदे पर हो ना, आप भी वहां पर ही जॉब करती हो ना। तभी सनाया उसे देखते हुए ही बोली हाँ मैं दर्शित के साथ ही हूँ। वहीं दर्शित का नाम सुनते ही जैसे आशवी के दिल और मन में कर्क सा दौड़ गया और वह चौंक कर उसे देखने लगती है। तभी सनाया आशवी को देखते हुए ही बोली अंडरस्को देखो आशवी मैं यहाँ पर नहीं तुमसे कोई अच्छी अच्छी बातें करने आई हूँ और ना ही कोई मेहमानबाजी करने आई हूँ। मैं तुम्हें सीधा सीधा बोलती हूँ, तुम अब यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि तुम अब दर्शित का जुनून उसका इन बन चुकी हो। अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, अब तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा और मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। बाहर बॉडीगार्ड भी खड़े हैं जो दर्शित के ऑर्डर पर मेरे साथ आए हुए हैं और मैं तुम्हें सीधा बोल रही हूँ कि तुम मेरी बात मान जाओ और मेरे साथ चलो। वही इतना सुनते हैं ही आशवी की सांसें जैसे थम सी गई थी, वो कुछ बोल ना ही पाती। उसे तो कुछ बोला ही नहीं गया। वो फिर अपने आप को संभालती है और बोली अंडरस्को आप क्या बोल रही है? तभी सनाया बोली अंडरस्को जो भी बोल रही है सच बोल रही हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, या तो जबरदस्ती या फिर अपनी मर्जी से। यहाँ पर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चल सकती हो, अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं आओगी तो मुझे जबरदस्ती करना होगा और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे इतने सारे लोग हैं जो तुम्हें अच्छी तरह से पहचानते ही तुम्हें प्यार करते हैं और उनके सामने में तुम्हें जबरदस्ती करके लेकर आओ, तो इन सबको बहुत बुरा लगेगा और वैसे भी ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे अगर मैं तुम्हें ले जाना चाहूँ भी तो। इसलिए तुम्हें बोल रही हूँ तुम आ जाओ मेरे साथ। वही इतना सुनते ही आशवी बोली अंडरस्को ये क्या बोल रही है, आप एक लड़की होकर ऐसी बातें कर रही है। मैं कैसे ऐसे लड़के के साथ रह सकती हूँ जिसे मैं कभी ना जानती हूँ, ना उसके साथ मेरा वास्ता है और ना ही मैंने कभी उसे देखा है। पहली बार था जब मैंने उसे देखा था लाल पहाड़ी पर, उसके बाद ऑफिस में, और ऑफिस में भी उसने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात की है। मैं कभी से किसी लड़के के साथ नहीं रहूंगी और ना ही उससे कोई वास्ता है मेरा, ना ही मैं उसकी बीवी हूँ और ना ही उसकी कोई दोस्त और ना ही उसकी कोई रिश्ते में लगती हूँ। तो उसे जाकर कह दो नहीं आऊंगी मैं कभी उसके पास और उसकी कंपनी को भी कल ही छोड़कर मैं रिजाइन लेटर दे दूंगी। और अब आप भी चाहे तो यहाँ से जा सकती है, मुझे ना ही आपकी बातें भी सुननी है ना कोई बकवास। तभी सनाया आशवी को देखते हुए ही थोड़े रूड तरीके से बोली अंडरस्को आशवी तुम गलत कर रही हो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, अभी मैं तुम्हें इज्जत के साथ अच्छे से ले जाऊंगी। अगर दर्शित या ना तो वह तुम्हें कुछ कहे बगैर अपने साथ जबरदस्ती ले जाएगा, और मैं भी अभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकती हूँ लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और मुझे अभी किसी के साथ भी झगड़ा या फिर कोई बदतमीजी करने का मेरा मूड नहीं है। तो तुम अभी समझ जाओ और चलो मेरे साथ साथ। उसने मुझे कहा था कि शाम तक मैं तुम्हें उसके घर पहुंचा दूं, लेकिन अभी तक तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वह उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन तभी आशवी अपना हाथ छुड़ाने हुए बोली अंडरस्को मैं कभी उनके साथ नहीं जाऊंगी और आप बिल्कुल उसकी जैसी ही है, बिल्कुल उसकी ही तरह ही। तभी सनाया बोली अंडरस्को जा बिल्कुल उसकी तरह ही हूँ। आशवी बोली अंडरस्को मतलब आप भी हार्टलेस है ना? तभी सनाया एक पल के लिए उसे देखते हैं और फिर वो आशवी को देखते हुए ही बोली अंडरस्को हाँ बिल्कुल उसी की तरह हार्टलेस, मेरे पास दिल नहीं है। आशवी ने कहा अंडरस्को फिर तो उसमें और आपने कोई फर्क ही नहीं रहेगा, फिर तो आपसे बात करना ही बेकार है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप चली जाइए यहाँ से, मैं कभी नहीं आऊंगी उस शख्स के पास जिसे ना ही मेरा कोई वास्ता है और ना ही कभी मैं वास्ता कोई रखना चाहती हूँ। इतना बोलकर आशवी वहां से आगे बढ़ जाती है।
सनाया बोली अंडरस्को गलत कर रही हो। अभी तुम मेरे साथ इज्जत से चल सकती थी, लेकिन तुम जो एक डिसीजन ले रही हो इसलिए तुम्हें ही नुकसान होगा। दर्शित किस हद तक जा सकता है इसका तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकती उसे, वो वहां तक पहुंच सकता है। वही आश्वी, सनाया की बात सुनकर थोड़ी आगे जाकर खड़ी होकर पीछे पलटकर सनाया को देखती हुई ही बोली अंडरस्को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे मार ही देंगे ना, फिर ठीक है मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनके पास कभी नहीं आऊंगी, उसे बता दीजिए जाकर। इतना सुनते ही सुनाया फिर अपने मन में बोली अंडरस्को ये लड़की भी ना लगती तो एकदम मासूम है, लेकिन जिद ऐसी कर रही है कि जैसे कि उसकी मर्जी ही चलेगी यहाँ पर। ये जानती नहीं है ये दर्शित ओबरॉय की नजर में आ चुकी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब इसे दर्शित के पास आना ही होगा, और वो वैसे जब तक नहीं चाहेगा तब तक वह इसकी कैद में से आजाद नहीं हो पाएगी। इतना बोलकर वह अपना सिर नामे हिलाते हुए ही वहां से आगे बढ़ जाती है और अपना फोन निकालकर दर्शित को कॉल मिलती है। वही दर्शित अपने कमरे में खिड़की के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था और सनाया को कॉल पिक करते हुए ही बोला अंडरस्को क्या हुआ, वह तुम्हारे साथ आ गई? इतना सुनते ही सनाया दर्शित से बोली अंडरस्को तुम्हें लगता है वह मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी इतनी आसानी से? वह तुम्हारी तरह ही जिद कर रही है। मना कर दिया है उसने, बोल दिया है कि ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे, मार ही दोगे ना उसे, तो फिर मार डालो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने ऐसा बोला है। तभी दर्शित बोला अंडरस्को फिर तुमने जबरदस्ती उसे लेकर नहीं आई, जबरदस्ती नहीं की उसके साथ, क्यों नर्म पड़ गई वहां पर? तभी सनाया उसे फोन पर ही बोली अंडरस्को दर्शित क्यों जिद कर रही हो तुम? मैं उसे देखकर ही पता नहीं पिघल जाती हूँ, उसके चेहरे पर एक मासूमियत जो होती है एक छोटे से खरगोश जैसे वह लगती है, उसे देखकर हर कोई पिघल जाए, तो मैं कैसे उसके साथ ऐसे जबरदस्ती करके उसे वहां पर ले जा सकती थी? तभी इधर से दर्शित उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और वह एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला अंडरस्को चलो कोई बात नहीं, आगे भी तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन इस बार में मैं अब अपने तरीके से उसे अपने करीब लाऊंगा। इतना बोलकर वह फोन काट देता है। वही सनाया फोन को देखते हुए ही बोली अंडरस्को आश्वी गलती कर दी तुमने, तुम जहाँ का सोच भी नहीं सकती वहां तक जा सकता है दर्शित ओबरॉय, उसे जो चाहे वो उसे पाकर ही रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो तुम्हें भी एक झलक देख ही लो। इतना बोलकर वह एक डेविल स्माइल करते हुए वहां से बाहर चली जाती है। वहीं 4 बॉडीगार्ड सनाया को देखते हैं तो वो उसकी तरफ आ जाते हैं। उनमें से एक बॉडीगार्ड बोला अंडरस्को सीसी क्या हुआ, मैडम नहीं आए आपके साथ? तभी सनाया बोली अंडरस्को नहीं, अभी वह मेरे साथ नहीं आई है। तभी बॉडीगार्ड बोले रुके हम लेकर आते हैं। इतना बोलकर वह आगे बढ़ने को हुए ही थे कि तभी सनाया बोली अंडरस्को सी दर्शित ने बोला है कि वह अपने तरीके से उसे अपने करीब लाएगा, तो अब हम चलते हैं ना, बेकार में नींद खराब कर दी है, मुझे तो बहुत बुरी वाली माइंड आ रही है। इतना बोलकर वह अपनी कार में आकर बैठ जाती है, वही बॉडीगार्ड भी अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं और वह वहां से निकल जाते हैं। वही दर्शित अपने कमरे में खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोचता है और फिर वो डेविल स्माइल करते हुए ही वहां से अपना कोट और फोन उठाकर बाहर निकल जाता है। तभी हॉल में ही नीलम जी मिल जाती है। नीलम जी बोली अंडरस्को कहाँ जा रहे हो इस वक्त बेटा? दर्शित ने कहा अंडरस्को कुछ नहीं माँ, बस एक जरूरी काम है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाए तो आप सो जाना। नीलाम जी ने कहा अंडरस्को इतनी रात को तुझे काम है, जरूरी काम है? दर्शित ने कहा अंडरस्को हाँ अब जाए सो जाए। इतना बोलकर वहां से बाहर निकालकर बाहर आता है तो बाहर बॉडीगार्ड खड़े थे, वही एक ड्राइवर जाकर बैठता है और वह कर स्टार्ट करता है। वही दर्शित फिर पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और उसके साथ ही 2 कार्स में बॉडीगार्ड बैठ जाते हैं और वह तीनों का सड़क पर दौड़ने लगते हैं। तेज रफ्तार के साथ वह कार्स भाग रही थी। करीब 1 घंटे बाद वो सारी कार्स आकर एक घर के बाहर रुकती है और फिर उसमें से दर्शित निकलता है और बाकी के बॉडीगार्ड भी उसके साथ ही बाहर आ जाते हैं। वहीं दर्शित सामने वाले घर को देखते हुए ही बोला अंडरस्को वाह, तो मिस आराध्या यहाँ पर रहती है।
इतना बोलते हुए ही वह एक डेविल स्माइल करते हुए ही आगे बढ़कर उसके घर की बेल बजाता है। वही आराध्या अपने घर में अकेली थी और वह सोने की तैयारी ही कर रही थी। तभी उसके घर की बेल बजती है तो वह जाकर खोलती है और वही सामने दर्शित को देखकर वह चौंक जाती है। उसने दर्शित को सामने से 4-6 बार ही देखा था शायद कंपनी में, कभी कभी उसने दर्शित को कंपनी में देखा था और उसने पता था कि दर्शित उस कंपनी का मालिक है। उसने दर्शित की फोटो देखी हुई थी, जिसमें एकदम क्लियर देखा था उसने दर्शित को। आराध्या वह पहली नजर में पहचान गई थी दर्शित को। वह बोली अंडस्को सर आप यहाँ। इतना बोलते हुए वह पीछे कदम लेने लगती है। वहीं दर्शित एक डेविल स्माइल करते हुए ही अपने हाथ में गन लिए वह आगे बढ़ जाता है। वही गन को देखकर जैसे आराध्या की शान से ही रुक जाती है और वह पीछे कदम लेने लगती है। वहीं दर्शित आगे बढ़कर उसे के घर के अंदर आ जाता है। उसके पीछे ही उसके बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं और उसके घर में फैल जाते हैं। वहीं आराध्या उन बॉडी से देखती है, इट थोड़ी डर जाती है। वही दर्शित एक सोफे पे जाके एक राजा की तरफ बैठकर गन को टेबल पर रखते हुए ही बोला अंडस्को बैठिए आराध्या। वही आराध्या की तो जैसे सांसें ही रुकी हुई थी। वह सांस लेना ही भूल चुकी थी और वह जब दर्शित की आवाज सुनती है तो होश में आती है और वह डरते डरते ही कांपते हुए ही आगे बढ़कर सोफे के पास खड़ी हो जाती है। तभी दर्शित आराध्या को देखते हुए ही बोला अंडस्को वैसे आपकी दोस्त कैसी है। इतना सुनते ही आराध्या जैसे चौंक जाती है और वह बोली आपको आपको मेरी दोस्त से क्या काम है। तभी दर्शित बोला वह जो भी काम है वह मैं उससे निपटा लूंगा, एक बार आप उसे कॉल कीजिए। तभी आराध्या डरते हुए ही अपना फोन वहीं पास में ही पड़ा हुआ था वह उठती है और वह बोली अंडस्को आप आश्वी की ही बात कर रहे हैं ना। वह आपकी कंपनी में काम करती है, क्या उससे गलती हुई है। तभी दर्शित बोला नहीं गलती कैसे हो सकती है, पहले आप फोन तो कीजिए उसे और मुझे दीजिए। वही आराध्या को लगा जैसे आश्वी से कोई गलती हो गई है, इसलिए वह फोन करके दर्शित को दे देती है। वही दूसरी तरफ आश्वी अपने कमरे में खड़ी थी और वह बाहर चांद को देख रही थी। तभी आराध्या का फोन देखकर वह उठाती है और बोली अंडस्को हाँ आराध्या बोलो। तभी सामने से दर्शित बोला अंडस्को कैसे हो माय लिटिल रैबिट। इतना सुनते ही जैसे आश्वी के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा और वह ऐसे ही स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए और मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।